हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन और डाइजेशन की कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद में आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप पहले थ्योरी पढ़िए। पढ़ने का तरीका याद रखिए। किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले आपकी रणनीति रणनीति आपकी बेहतरीन होना चाहिए। यदि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, रणनीति बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। चलिए हम इसी रणनीति के साथ में आज एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट डाइजेशन से रिलेटेड हम आपको बताए देते हैं कि आखिर डाइजेशन क्या है। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। पाचन का मतलब क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपने सरलतम कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। अब आपके प्रश्न ये है कि जटिल क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ या जटिल भोज्य पदार्थ का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स जिसे फूड मटेरियल कहते हैं, जिसे जटिल पदार्थ कहते हैं, आखिर उसका अर्थ क्या है? जटिल पदार्थ वे होते हैं जो कि वास्तव में छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं। उनका अणुभार बहुत अधिक है, इसीलिए उनको किसी भी किसी भी कोशिका में जाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे अणुओं में टूटना पड़ेगा। इस तरह से जटिल पदार्थ का, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का, सिंपल फूड मटेरियल में सरलतम भोज्य पदार्थ के अंदर टूटना पाचन या डाइजेशन कहलाता है। अब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड में जैसे आप प्रोटीन है, जो आप खाना खाते हो उसमें प्रोटीन होती है। खाना खाते हैं उसमें आप फैट और ऑयल का यूज करते हैं, बसा और तेल का, मतलब लिपिड है। साथ में जो आप खाना खा रहे हैं ऑलमोस्ट उसमें कार्बोहाइड्रेट है ही। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ हैं, क्योंकि इसके टूटने के बाद में प्रोटीन जब पूरी तरह टूट जाती है तो याद रखिए अमीनो एसिड, मतलब अमीनो अम्ल बना। लिपिड टूटते हैं तो मैंने बताया था फैटी एसिड, बसी अम्ल, और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। और जब कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तो अक्सर ग्लूकोज बनता है, याद रखें, ग्लूकोज। तो ये होते हैं सिंपलर फूड मटेरियल। तो देखो, कॉम्प्लेक्स फूड प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फूड मटेरियल जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन और पाचन है। अब हम शुरुआत करते हैं कि डाइजेशन आखिर कहाँ से स्टार्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप खाना पहली बार खाते हैं और भोजन का टुकड़ा जैसे ही पहली बार आपकी माउथ में जाता है, तो माउथ में सलावा यानी लार बनती है। अब इस लार के अंदर आखिर क्या क्या उपस्थित है? तो देखिए, इस लार के अंदर पानी तो है, आपको पता है। इस लार के अंदर पानी के अलावा यहाँ पर एक एंजाइम हुआ करता है। उस एंजाइम को सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। हम बात करेंगे आपके मुख में डाइजेशन कैसे होगा, माउथ। एक एक करके हम पढ़ेंगे कि आखिर कौन से पार्ट में क्या चल रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर के अंदर जो डाइजेशन है वो एंजाइम पर निर्भर है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है पूरी की पूरी। एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन है, मैंने बताया था आपको। इसका मतलब कुछ प्रोटीन है, उनका विशेष काम हुआ करता है कि वो पाचन करती है। और ये जो एंजाइम हुआ करते हैं, यदि आप मुख के अंदर देखें तो आखिर मुख के अंदर इनका क्या रोल है? तो मुख के अंदर पहले तो सलाइवा बनती है। सलाइवा, जिसको लार कहते हैं, इसके जूस को सलाइवरी जूस कहते हैं। इस जूस के अंदर, इस लार के अंदर आखिर क्या है? इसके अंदर आप देखेंगे तो पहले तो पानी है, वाटर है। दूसरा इसके अंदर एंजाइम है। एंजाइम कौन सा है? एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज का भी दूसरा नाम टाइलिन होता है। पी से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, टाइलिन इसका नाम होता है। अब सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज जिसे आप टाइलिन कहते हैं, यही एंजाइम है वो जो डिस्चार्ज, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपने रोटी खाई, उस रोटी के अंदर स्टार्च तो है ही। स्टार्च है, ये टायरिन एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है, पाचन हो जाता है और ग्लूकोज बनाता है। तो स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का काम किसका होता है? टायलिन। याद रखिए। इसीलिए लार है, उसका मुख्य काम क्या है? पहला काम होता है कि जो स्टार्च है जो आपने रोटी के अंदर लिया है, उस स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना, क्योंकि इसमें टालिन एंजाइम होता है। दूसरा काम होता है पूरे फूड मटेरियल को वो चिकना कर देती है, इसीलिए स्मूथ सरफेस बन जाती है और उसको निगलने में बड़ी आसानी होती है। ये माउथ के अंदर है।
अगला हम बात करेंगे माउथ के बाद। खाना धीमे धीमे माउथ से धीमे धीमे अंदर जाएगा, जैसे ही निकलते हैं तो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद में हमारे पास में एक फूड पाइप है, उस फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा फेरिंग्स के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि फेरिंग्स का आखिर काम क्या है। तो देखिए, फेरिंग्स वो जगह हुआ करती है जहाँ पर नाक से हवा जाती है और माउथ से, मुख से भोजन जाता है। मुख से जो भोजन जाता है और नाक से जो हवा जाती है, मतलब दोनों का मिलन बिंदु, भोजन और हवा दोनों जिस जगह मिलते हैं वो जगह आपकी फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में आपको डबल पाइप सिस्टम दिया हुआ है। हर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, मांगता बहुत कुछ है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ईश्वर की कृपा से हमारे शरीर के अंदर पहले ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। देखिए, खाने की अलग व्यवस्था है, खाना अलग पाइप में जाएगा, हवा अलग पाइप में जाएगी, तो इसका मतलब है ईश्वर ने पहले से ही बहुत कुछ दिया हुआ है, फिर मंदिर में मांगते क्या हो। चलिए हम बात करते हैं। फेरिंग्स के अंदर भोजन हवा का मिलन होता है और फेरिंग्स के बाद भोजन चला जाता है भोजन नली में फूड पाइप, जिसको आप फूड पाइप कहते हैं। इस फूड पाइप का साइंटिफिक नेम ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस, ग्रास इस ईसोफेगस के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये, जैसे मैंने कहा, ये पाइप है और इसमें खाना आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इस पाइप के अंदर जो खाना आता है उस खाने को, ये जो भोजन का पाइप है जिसे आप ईसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं, वो मस्कुलर है, मसल का, मांसपेशियों का बना है। अब इनमें क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रेक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रेक्शन फिर रिलैक्सेशन। तो सिकुड़न और सिकुड़न हुआ करती है, जिसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे जाता है। पूछा ही जाता है कि आखिर ग्रास नली में, ईसोफेगस में कौन सी क्रिया चलती है जिससे खाना ऊपर से नीचे जाता है। उसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसको कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस आखिर किसमें होता है, आंसर आता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाएगा, तो अगली बार खाने का जो पार्ट आ रहा है जहां पर खाना जाएगा वो ईसोफेगस के बाद जाता है स्टोमक में, जिसको आप आमाशय कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं आमाशय। मैं वन बाई वन करके आपको इस तरह से पढ़ाता जाऊंगा। आमाशय, जिसको स्टोमक कहते हैं, जिसको गैस्टर भी कहते हैं, गैस्टर भी कहते हैं, याद रखिए। इसीलिए इसके जूस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसीलिए जूस को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। आमाशयी रस, आमाशयी रस कह लेते हैं। इस आमाशयी रस में हम अब बात करेंगे आखिर है क्या। तो देखो, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर सबसे बड़ी बात तो पानी है। उस जूस के अंदर फिर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको लिखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद में आखिर इसमें क्या है, HCl के बाद आमाशय के अंदर जो जूस बना उसमें क्या है, HCl के साथ में इसमें होता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम को कहते हैं पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। और साथ में होता है म्यूकस, तो इसकी प्रकृति होती है, ये सब कुछ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप देखें तो, वैसे तो हर किसी का रोल है। HCl का काम क्या है, पहला, माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया और जो छोटे 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 जीव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये जीवाणुओं को मार देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, आपको बीमारी से बचाता है। तीसरा, इसकी वजह से ये जो पेप्सिन एंजाइम है, जो पहले इनएक्टिव था, पेप्सिनोजन नाम था, तो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव था, काम नहीं कर रहा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। अब हम बात करते हैं इस म्यूकस का काम क्या है। देखिए, म्यूकस क्षारीय हुआ करता है और HCl अम्लीय हुआ करता है। ये जो स्टोमक हुआ करता है, जैसे मैंने कहा कि आपका ये स्टोमक है, और स्टोमक में इस दीवार पर यहाँ पर ये लेयर बना लेता है, म्यूकस जमा हो जाता है। इसकी प्रकृति क्षारीय है, और ये जो अम्ल बनता है HCl, उसकी प्रकृति अम्लीय है। आपको पता है, अम्ल को उदास करने के लिए, अम्लीय प्रभाव को खत्म करने के लिए क्षार की आवश्यकता पड़ती है।
इसीलिए इसकी अम्लीय प्रकृति को इस क्षार के द्वारा, इस क्षारीय लेयर यानी बेसिक लेयर है म्यूकसिटी को खत्म कर देती है। इसीलिए HCl का प्रभाव आपके स्टोमक को इतना ज्यादा पड़ता नहीं है। लेकिन याद रखिए, यदि HCl की अमाउंट लगातार बढ़ती जाए, तो मैं आपको बता दूं कि HCl की अमाउंट लगातार बढ़ती जाएगी तो HCl की वजह से आपके पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता कहती है। और इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमारे पास में एंटी ऑफ एसिड होता है। एसिड का एंटी, जिसको कहते हैं एंटासिड, एंटी ऑफ एसिड। एसिड का एंटी है, इसका मतलब इसका नेचर होता है बेसिक, और ये हाईली बेसिकल नहीं है, माइल्ड बेसिक है। इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति तो है लेकिन इतनी नहीं है। क्षारीय प्रकृति है लेकिन बहुत कम होती है। इसका प्रभाव आपकी बॉडी पर हार्मफुल नहीं होता। अम्लता को खत्म करने में एंटासिड का यूज करते हैं। और एंटासिड में अगर मैं उदाहरण की बात करूं कि एंटासिड में आखिर उदाहरण क्या है, तो देखो एंटासिड में बेकिंग सोडा उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा। और एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकते हैं आप, इसीलिए मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट साथ साथ में कवर करा रहा हूँ। पहले इस लेक्चर को आप पढ़िए और उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर लगाइए। आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से लगाने को मिले। आप सारे क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। देखिए, एंटासिड के नाम दो है, एक बेकिंग सोडा, दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH होल करके ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आगे पूछे कहाँ से जाएंगे? तो क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछे जाएंगे, इस लेवल तक आपको पढ़ना होगा। पैटर्न चेंज हो गया, याद रखिए। पेपर का पैटर्न ग्रेड 3 का चेंज है, आपने देखा है, सिलेबस भी चेंज है। ये किसी अदर स्टेट के जो पैटर्न हुआ करते हैं, उन्हीं पैटर्न पर हमारे स्टेट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आगे कहाँ तक, किस लेवल तक पूछे जाएंगे, मैं उस लेवल तक आपको लेना चाह रहा हूँ। और जैसे ही उस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए, इनमें से कौन सा एंटासिड ऐसा है जिसका यूज एंटासिड की तरह तो करते ही है, प्रति अम्ल की तरह करते हैं, एसिडिटी को खत्म करने में करते हैं, लेकिन आग बुझाने में भी करते हैं, फायर बुझाने में भी करते हैं। तो उसका आंसर है बेकिंग सोडा। आग बुझाने में भी उपयोग किया जाता है एंटासिड, जो आग बुझाने में भी उपयोग किया जाता है उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के बारे में बता दूं, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं। बेकिंग सोडा में यदि आप टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, तब इसी कॉम्बिनेशन, इसकी मिश्रण का नाम होता है बेकिंग पाउडर, जिसका उपयोग आप रसगुल्ला बनाने में कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल आगे कहाँ पर जाएगा, तो क्वेश्चन का लेवल यहाँ तक जाएगा। इसीलिए आपको पढ़ना एक रणनीति के साथ में। मैंने बताया था कि सफल वही हुआ करते हैं जिनकी रणनीति बहुत अच्छी हो। ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना वो है सटीक पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना है जितनी जरूरत है। बस आपको समझना इतना है कि हमें पढ़ना क्या है और कितने लेवल तक पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया है आपको, कि आपके लिए मैंने ढेर सारे कंसेप्ट लेके आया। और इस कंसेप्ट में सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं किस लेवल तक पेपर को आप लोग सेट कर सकते हैं, वो उस लेवल तक मैं आपको लेने चाहूंगा। और इसके साथ साथ में अगला हम पढ़ेंगे, खाना है आपका आमाशय में जाने के बाद, आखिर वो खाना जाता कहाँ है? आमाशय के बाद में वो छोटी आंत में जाए। हम बात करते हैं छोटी आंत की। आगे छोटी आंत से संबंधित कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत लंबाई में छोटी नहीं होती। छोटी आंत सिर्फ इसीलिए छोटी कही जाती है क्योंकि छोटी सी जगह के अंदर ये फोल्ड बनकर धीमे धीमे उसके अंदर समा गई। तो छोटी सी जगह में आ गई है ये आंत, इसलिए छोटी आंत नाम है। छोटी नहीं है, बड़ी आंत से बड़ी होती है लंबाई,
छोटी आंत के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक का नाम होता है ड्यूटीनम, एक का नाम होता है जेजुनम, और एक का नाम होता है इलियम। ड्यूटीनम, जेजुनम और इलियम, डीजेआई, डीजेआई के नाम से तीन मुख्य इसके भाग होते हैं। अब देखो, छोटी आंत के अंदर जो खाना आया है वो अम्लीय है। छोटी आंत के अंदर ये अम्लीय पदार्थ है, धीमे धीमे अम्लीय जो भोज्य पदार्थ होता है वो धीमे धीमे कैसा हो जाता है, क्षारीय। तो पूछा जा रहा है छोटी आंत में जो पदार्थ आया है वो अम्लीय था, उसको क्षारीय किसने बनाया? तो क्षारीय बनाने के लिए छोटी आंत में तीन जगह से जूस आता है। एक तो आता है लीवर से, यकृत यानी लीवर से। दूसरा आता है पेंक्रियास से, अग्नाशय से, यानी पेंक्रियास। तीसरा खुद छोटी आंत का आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन यानी भोज्य पदार्थ का पूरी तरह पाचन आकर कहाँ पर होता है? तो उसका उत्तर होता है छोटी आंत। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर पूरी आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर भोज्य पदार्थ का पूरी तरह पाचन होता है? वो आंसर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए यहाँ पर लीवर से, यकृत से जूस आता है तो कहते हैं बाइल जूस। पित्तरस, पित्तरस, इसको कहते हैं पित्तरस। और जो अग्नाशय से आता है, अग्नाशय से, पेंक्रियास से, उसको कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, वो इंटेस्टाइनल जूस कहलाता है, आंतरी रस, इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए यहाँ पर यकृत से आने वाला बाइल जूस, ये मुख्य रूप से आखिर किसका डाइजेशन करता है? तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि छोटी आंत में आखिर कौन कौन से जूस आ रहे होते हैं जो कि भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं? तो देखो, लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस, तीन आते हैं। अब हम वन बाई वन करके देखेंगे तो देखो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइल जूस की। लीवर से आने वाला ये बाइल जूस, जिसको आप पित्तरस कहते हैं, आके इसका काम क्या है? देखिए, बाइल जूस को पित्त रस, पित्त का मतलब होता है पीला। आपने पढ़ा होगा पीतांबर, पीतांबर का मतलब पीला है, अंबर जिसका। तो इसी तरह से पित्त रस, इसका मतलब होता है ये पीला है। तो आखिर ये पीला किस वजह से है? क्योंकि इसमें वर्णक होते हैं। और येलो पिगमेंट जिन्हें आप कहते हैं पित्त वर्णक, येलो पिगमेंट इसके अंदर उपस्थित है, जिनको आप बाइल पिगमेंट भी कहते हैं। और बाइल पिगमेंट के नाम भी याद कर लीजिए, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बाल पिगमेंट में एक होता है बिलिरुबिन, और दूसरे का नाम होता है बिलिबर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन, दो पिगमेंट, इसकी वजह से ये बाइल जूस यानी पित्तरस पीला होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यूरिन होता है उसका कलर भी जो येलो आता है, येलो से आता है, वो यूरोक्रोम की वजह से आता है। वो भी कहीं ना कहीं इनसे संबंधित। और पित्त रस है, पित्त वर्णक है, इसके साथ साथ में इसमें पित्त लवण भी होते हैं। मतलब होता है बाल साइड, जिसमें उदाहरण है सोडियम टोरोफोलेट और ग्लाइकोलेट। सोडियम टोरोफोलेट, एक होते हैं ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखा जाए तो पित्त वर्णक यानी येलो पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट होते हैं। अब इसका काम क्या है आगे, कार्य देखिए। यहाँ जो बाइल जूस जो आ रहा होता है लीवर से, लीवर में बनता है, लीवर से आता आने के बाद में गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की थैली के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जैसे ही ये यहाँ से रिलीज होगा तो देखो इसके अंदर बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट है। बाइल साल्ट का मुख्य काम आखिर क्या है? मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं मसाज में, बड़े बड़े।
इनको छोटे छोटे कण में तोड़ने का काम आखिर किसका होता है? बाइल जूस का। इसके अंदर होते हैं बाइल साल्ट, इनका होता है। क्वेश्चन क्या है? बसा के बड़े बड़े कणों का छोटे छोटे कणों में इस तरह से टूटना आखिर क्या कहलाता है? तो छोटे छोटे कणों में टूटना इमल्सिफिकेशन, जिसको आप कहते हैं पायसीकरण, पायसीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइल जूस बाइल से साल्ट की सहायता से आखिर फेंट के बसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। अब इसके बाद इस पर पेंक्रियास से आने वाला लाइपेज इस पर काम करता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस पर, है ना। इसीलिए इस बाइल जूस लीवर से संबंधित बीमारी हुआ करती है, उसका नाम होता है जॉन्डिस जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित करती है लीवर को। जिसमें बाइल जूस है, वो जब बनता है तो बाइल जूस प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो आपने पहले फैट या ऑयली मटेरियल खाया है, फूड मटेरियल, उसका डाइजेशन हो ही नहीं पाता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी जिस बीमारी के दौरान कभी भी ऑयली और फैटी मटेरियल का यूज न करें, अन्यथा आपके लीवर के डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जॉन्डिस की बीमारी में आखिर किस ऑर्गन पर प्रभाव पड़ता है? तो आंसर आता है लीवर। चलिए अगला देखिए। बाइल जूस के बाद हमने बताया था कि पेंक्रियास से आता है पेंक्रेटिक जूस। हम बात करते हैं पेंक्रेटिक जूस से, जिसको कहते हैं अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस का आखिर काम क्या है? तो देखो, पेंक्रेटिक जूस है वो एंजाइम बनाता है। एंजाइम कौन कौन से देखिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बनाता है ट्रिप्सिन। किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन, पेप्टाइड्स बना लेगा। उसके बाद प्रोटीन के अलावा अगर हम बात करें, प्रोटीन के डाइजेशन हो गया पेप्टाइड में ट्रिप्सिन की वजह से। और उसके बाद लिपिड के डाइजेशन के लिए यहाँ से आता है लाइपेज। ये किसका डाइजेशन करेगा? लिपिड का। इसमें बोल देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड। और उसके बाद प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए भी आता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए आता है इसमें पेंक्रेटिक एमाइलेज, पेंक्रियास से निकल रहा है, इसीलिए पेंक्रेटिक आ गया। पेंक्रेटिक एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे स्टार्च, उसको तोड़ देगा, उससे बन जाएगा ग्लूकोज। तो आप यहाँ पर देखिए लाइपेज यहाँ काम कर रहा है, ट्रिप्सिन यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए आप ट्रिप्सिन की वजह से देखो, पेंक्रेटिक जूस में तीन एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेंक्रेटिक एमाइलेज। अब हम बात करें ट्रिप्सिन का काम क्या? प्रोटीन को पेप्टाइड में टुकड़े कर देता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो लिपिड कन्वर्ट हो गया था छोटे छोटे टुकड़ों में, किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा, उस पर ये काम करता है लाइपेज। लाइपेज इस लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। पेंक्रेटिक एमाइलेज जो स्टार्च को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में। अब देखिए यहाँ पर एक एक कौन सा जूस ऐसा है जो कि कंप्लीट डाइजेशन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन करने वाला, कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्ण पाचन करने वाला जूस कौन सा? तो ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें आंसर आता है पेंक्रेटिक जूस। पूर्ण पाचन का मतलब क्या है? प्रोटीन को भी पचा रहा है, लिपिड को भी पचा रहा है, इधर आप देखें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को भी पचा रहा है। इसीलिए पूर्ण पाचन वाला आखिर जूस कौन सा है? कंप्लीट डाइजेशन वाला जूस कौन सा है? ये पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा पेंक्रेटिक जूस, जिसे कहते हैं अग्नाशयी रस। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि पेंक्रेटिक जूस के बाद में आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, उसने भी जूस निकाला था। ये तो ठीक वैसे ही है कि अड़ोसी पड़ोसी हुआ करते हैं, हमारे घर में आने वाले मेहमान को चाय पिला रहे हैं और इंटेस्टाइन चुप बैठी हुई है, तो इंटेस्टाइनल जूस जिसको आप आंतरी रस कहते हैं, आंतरी रस कहते हैं, ये जूस आखिर इंटेस्टाइन मजबूरी बस बनाता है ऐसा लगता है, क्योंकि पेंक्रियास से आ गया जूस इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उधर लीवर से आ गया बाइल जूस, तो ऐसा लगता है शर्म के मारे कि इंटेस्टाइन भी जूस बना, और जूस बनाती है तो इंटेस्टाइनल जूस हुआ करता है, वो भी प्रोटीन का डाइजेशन, जो बची हुई प्रोटीन उसका डाइजेशन, लिपिड का डाइजेशन जो बच गया है, और साथ में स्टार्च जो बच गया है उसका कंप्लीट डाइजेशन करती है, ये इसमें हेल्प करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि इंटेस्टाइन के अंदर 3 जूस आ गए। लीवर से बाइल जूस आ गया, पेंक्रियास से पेंक्रेटिक जूस आ गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से भी इंटेस्टाइनल जूस आ गया, तब कहीं जाकर उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ। अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत होती है, उसके अंदर क्या होगा। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत कहते हैं, वो वास्तव में लंबाई में बड़ी नहीं है, जगह ज्यादा घेरती है, इसलिए बड़ी आंत कहलाती है। बड़े ज्यादा से ज्यादा जगह में समाई हुई है, बड़ी आंत कहलाती है। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम डाइजेशन नहीं है। ये क्या करते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यानी अपचित अपचित भोज्य पदार्थ में से, भोज्य पदार्थ में से पानी को खींच लेती है, पानी का शोषण करती है, पानी का अवशोषण, और जिसकी वजह से पूरा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और उसके बाद ये कोलोन से होता हुआ, बड़ी आंत के भाग होते हैं कोलोन, है ना, कोलोन से होता हुआ जैसे इस तरह से पांच बने होते हैं, आप देखेंगे इस तरह से पांच बने हुए हैं, बड़ी आंत की कोलोन भाग, और यहाँ पर एक हुआ करता है जिसके अंदर अपचित भोज्य पदार्थ हुआ करता है, जमा होता है, उसको रेक्टम कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रेशर बनता है, इसकी वजह से अपचित भोज्य पदार्थ हुआ करता है, वो धीमे 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 एनस के जरिए आपके शरीर से बाहर आता है, जिसे गुदाद्वार कहते हैं। अपचित भोजन आपके शरीर से बाहर आता है। इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर पाचन है वो चलता रहता है। इस लेक्चर के अंदर मैंने मुख्य रूप से जो एंजाइम है वो आपको बताए हैं, और साथ साथ में पाचन कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, कहाँ पर प्रोटीन टूट रही है वो बताए हैं, और इसी तरह से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ाता जाऊंगा, बशर्ते कि आप थोड़ी सी अपनी रणनीति के साथ में काम करें, आपकी सफलता आपके कदम चुमेगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।